पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ज़माने में अनएम्प्लॉयमेंट थी वो 5.4% थी और आज पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट 9.5% है। इस घर में कभी भी ठीक हालात नहीं थे। तरमीम लाना बुरी चीज नहीं है। पीछे जो सोच थी मुझे उस पे सख्त रिजर्वेशंस है। मौलाना आज क्यों कहता है मैं जिनके साथ अलायंस करता हूँ वो मुझे धोखा देते हैं। बात कर लेते हैं मुल्की हालात की। तो IMF वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर है। गुज़श्ता रोज मालियाती इदारे के 6 रुकनी वफ्द ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की, जिसमें चीफ जस्टिस ने उन्हें अदालती निज़ाम, इस्लाहात और नेशनल जुडिशल पॉलिसी से आगाह किया। मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। उन्होंने 3-4 अहम पॉइंट्स पर बात की, जिनमें IMF वफ्द की मुलाकात का अहवाल बताया और ये भी बताया कि मालियाती वफ्द मुआहदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हुकूक से मुताल्लिक जानने और पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। चीफ जस्टिस ने बानी PTI के खत से मुतालिक बताया है कि वो कमेटी के हवाले कर दिया है। आईनी बेंच इसको देखेगा। जजेस की तैनाती के हवाले से इनका कहना था कि कोर्ट पैकिंग का तासुर गलत है। इस वक्त अदलिया में जजेस की ज़रूरत है और बहुत अच्छे जजेस आ रहे हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस में इख्तिलाफात से मुतालिक बताया कि ख़त लिखने वाले जजेस की पुरानी चीज़ें चल रही हैं, पुरानी आदतें जल्द ठीक हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। अदालती इस्लाहात के मामले पर चीफ जस्टिस की जानिब से बताया गया कि जुडिशल रिफॉर्म से मुताल्लिक पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास बुला रहे हैं। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से तजावीज़ तलब कर ली हैं और अटॉर्नी जनरल के जरिए वज़ीर आज़म को ये पैगाम भिजवाया कि वो अपनी टीम के साथ तशरीफ़ ले आएँ। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर कौमी मफाद के खिलाफ हम देख रहे हैं कि बयान दिया है और सरगर्म दिखाई दे रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से ये ऐलान सामने आया कि अगर IMF से उनकी मुलाकात हुई तो वो एजेंडे के मुताबिक इलेक्शन और 26वीं आईनी तरमीम का मामला उठाएंगे। तो नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पे गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हमायूं महमद साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमायूं साहब, बताइएगा कि उमर अयूब ने इलेक्शन और 26 तरमीम का मामला IMF के सामने उठाने का ऐलान कर दिया है। PTI कौमी मुफाद के खिलाफ क्यों सरगर्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, अगर मैं फ़र्ज़ करें मेरे घर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ पे 4-5 भाई हैं, उनमें से 3 भाई मिल के एक भाई और उसके बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं और उसके लिए सारी चीज़ें करें। अब दरमियान में फ़र्ज़ करें कोई लोग आते इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी चीज़ के लिए आते, अगर उनके सामने इस चीज़ को उजागर किया जाए कि इस घर में ये चीज़ ज़्यादती हो रही है, तो इन द लॉन्ग रन अगर आप मुझसे पूछें वो उस घर के फ़ायदेमंद की चीज़ है। और जिन घरों में ज़्यादती हो रही होती है बच्चों के साथ, जब आप उसको उजागर नहीं करते, उस घर में ज़्यादा जुल्म होना शुरू हो जाता है। वो घर सेफ़ नहीं रहता, उन बच्चों के लिए भी सेफ़ नहीं रहता, किसी और के लिए भी सेफ़ नहीं रहता। बिल्कुल उसी तरीके से एक मुल्क में जिसमें इंसाफ ना हो, जिसमें जुल्म हो रहा हो, जिसमें किसी एक को सपोर्ट करने के लिए दूसरे को आपको कुचलना शुरू कर दे, इस हद तक कि आप उनका जीना महाल करना शुरू कर दे। आपने देखा है पिछले 3 साल में रिकॉर्ड लोग ये मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। आपने देखा हुआ है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ज़माने में जो पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट थी वो 5.4% थी और आज पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट 9.5% है। जब ये सारी चीज़ें आप देखें तो इस चीज़ को आप दूसरी लगे से देखें कि जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में ठीक होने चाहिए उसकी निशानदेही होनी चाहिए। इस वक्त हो क्या रहा है? इस वक्त जुडिशरी को जिस तरीके से जो उसकी इंडिपेंडेंस है उसको जिस तरीके से पामाल किया जा रहा है, हम जिस तरीके से जुडिशरी को मैनिपुलेट करने का तरीका सीख लिया। देखिए, PMLN ने एक दफ़ा डंडे लेके जुडिशरी पे चढ़ गई थी, इस दफ़ा वो क्या कर रहे हैं, इस दफ़ा वो दूसरे तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो हुमायूं साहब, जुडिशरी का जो मामला है वो भी ज़ेरे बहस लाते हैं, हम उस पर भी बात करते हैं आगे चल के, लेकिन ज़रा ये जो आपने घर वाली मिसाल दी है सर, इसको ज़रा वाज़ेह कर दें कि अगर वही जो बच्चा जिसके साथ ज्यादती हो रही है वो अगर घर के सरबराह के साथ मिलकर बाकी 3-4 बच्चों के साथ ज्यादती करे, फिर ठीक है मामला? नहीं, तब भी ठीक नहीं है। सही, ठीक, देखें, ठीक कभी भी नहीं है। इस घर में कभी भी ठीक हालात नहीं थे।
इसी वजह से इस घर के आसपास के लोग, बाकी जो जितने भी नेबर्स हैं, वो सारे तरक्की कर गए हैं। जी। ये घर में आज भी ज़्यादातर लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ये आज भी कर्जों पे चल रहा है, बाकी सारे लोग अपने पैरों पे खड़े हो गए। और उसकी वजह यह कि इस घर में शुरू से ही तरीका सही नहीं था। वो तरीका आपने और मैंने, हम भाइयों ने मिल के ठीक करना है। लेकिन समहाउ किसी न किसी वजह से इस घर के अंदर जो जिन लोगों के इख्तियार ज़्यादा है वो इसको ठीक होने नहीं दे रहे। यहाँ पे हम सब लोग जानते हैं कि क्या चीज़ें, देखिए ये वो चीज़ें हैं जो आपको और मैंने हमें रियलाइज़ करनी पड़ेंगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और यही वजह है कि जिस तरीके से नंबर 1, एक तो जो 26वीं तरामीम के पीछे जो सोच थी मेरी, ना 26वीं तरामीम बुरी चीज़, तरामीम लाना बुरी चीज़ नहीं है, उसके पीछे जो सोच थी मुझे उस पर सख्त रिजर्वेशंस है। जिस तरीके से लाई गई, जैसे उसके अंदर मतलब लोगों को ज़दोकोब करके, फोर्स करके, किसी को अगवा करके, किसी को क्या करके, वो तरीका ठीक नहीं था। फिर उसके अंदर से 3-4 चीज़ें जो उसके अंदर अमल हुआ है वो अमल ठीक नहीं था। फिर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो गलत है। आपने देखें, मैं मिसाल देता हूं, मैं सर्जन हूं बाय प्रोफेशन। आप मुझे मेडिकल एक चीज़ का हेड बना दे जो मेडिसिन के लिहाज से हो, सर्जिकल ना हो, मैं उस मेडिसिन चीज़ को तबाह करके रख दूंगा। मैं भी डॉक्टर हूँ, वो भी डॉक्टर है, लेकिन उनकी स्पेशलिटी मेडिसिन है, मेरी स्पेशलिटी सर्जरी है। इसी तरीके से जो जुडिशरी है उसके अंदर 3 बेसिक चीज़ें हैं। एक आपके अंदर होते हैं जिसको हम ये बिजनेस ओरिएंटेड जो क्या होते हैं केसेस होते हैं, अब उसके दिमाग से नाम निकल गया, ठीक है। एक क्रिमिनल होता है, सिविल होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल हर एक लॉयर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर नहीं होता, हर एक लॉयर क्रिमिनल लॉयर भी नहीं होता। इसी वजह से मुख्तलिफ किस्म के लॉयर्स को जज बनाया जाता है या उनको किया जाता है ताकि हर किस्म के केसेस जाएं और उसके केसेस उधर जाए। अब जिन लोगों को आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में डाला है, आप प्लीज जाके उनकी हिस्ट्री पढ़ ले, खासतौर पे जो उसको हेड कर रहे हैं, आप उनकी हिस्ट्री पढ़ ले। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कर ले। उनका जो बैकग्राउंड है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है ही नहीं। आपने बिल्कुल ठीक। हमायूं साहब, आज आप वैसे भी बड़ी बेहतरीन एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की, अपना पॉइंट पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम मजीद ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस पे भी अब कुछ बात कर लेते हैं। हमें बताइए कि पीटीआई ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के लिए सरगर्म दिखाई दे रही है काफ़ी टाइम से। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस कब सामने आएगी और इस हवाले से मामलात कहाँ तक अब पहुँचे हैं? देखिए, इस तरह है कि पाकिस्तान के अंदर, मैं दोबारा मिसाल देता हूँ, हम लोगों के अंदर एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा बजाय इसके कि एक पॉजिटिव तरीके से कंपटीशन हो, हमारे मुल्क में नेगेटिव कंपटीशन है। और नेगेटिव कंपटीशन की वजह यह है कि हमारे यहाँ पे मेरिट की प्रमोशन नहीं है। देखिए, बाकी जगहों पे हैं, इंग्लैंड में पार्टियां हैं, यूएस में पार्टियां, पर वहाँ पे पॉजिटिव कंपटीशन है। पाकिस्तान में नेगेटिव कंपटीशन है। अच्छा, इस नेगेटिव कंपटीशन की वजह यह है कि एक एक खानदान एक एक जगह पे बैठा हुआ है, तो वो क्या होता है, वो अपने से बेहतर लोगों को ऊपर नहीं आने देता। ये हमेशा दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज ऑफ कि अगर हम मेरिट को नहीं लेकर आएंगे। अब जो एक दूसरे के ऊपर रिजर्वेशंस है उसको खत्म करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। फिर जो ग्रैंड अलायंस जो बनने जा रहा है उसमें हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता लोगों के साथ बातें की हैं, कुछ लोग आना शुरू हो रहे, कुछ उनको भी समझ आ गया। मौलाना साहब ने खुद कहा था, और मौलाना साहब के साथ जो हमारी जो थी, जो हम पे लोग कहते कि जी आपको 26वीं तरामीम में तो आप साथ थे, तो आज क्यों नहीं है, आज क्यों करें। देखिए, 26वीं तरामीम में आप मौलाना साहब से पूछ लें, जो उनको मुसवदा दिया था, जो हमें दिखाई दिया, उसमें चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह थे। अब उस चीफ जस्टिस के नीचे जो सिस्टम हो रहा होगा, हमें ये उम्मीद थी कि चूंकि वो मेरिट वाला बंदा है, चाहे वो हमारे खिलाफ डिसीजन क्यों ना ले, लेकिन ओवरऑल चीजें ठीक रखेगा, तो हमने उस पर एग्री किया था। इन्होंने आखिरी मिनट में उसको चेंज किया और मौलाना ने इसको कहते हुए कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। बिलावल भुट्टो अच्छा, हुमायूं साहब, सर आप बात कर रहे हैं मौलाना की, तो क्या इत्तेफाक हो गया है कि मिलकर चला जाएगा, एक दूसरे का साथ दिया जाएगा? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि मौलाना ने कबायली अवाम के मसाइल हल ना होने पर इस्लामाबाद मार्च की धमकी दी है। तो अगर मौलाना मार्च करते हैं तो फिर क्या तहरीक इंसाफ भी इस लॉन्ग मार्च में मौलाना के साथ देखने को मिलेगी हमें? देखिए, इस तरह है, इसमें मौलाना साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर एक का था, लेकिन हम दोनों का खास तौर पे जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो इलेक्शंस के फौरन बाद ये था
कि ये जो इलेक्शंस हैं ये मतलब इतने ज़्यादा आप पटन का वो कर लें, आप फाफन का देख लें, इतने ज़्यादा मैनिपुलेशन आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई। तो मौलाना ने तो कहा हुआ था कि इनके पास तो कोई क्या मॉरल ग्राउंड्स ही नहीं है कि ये हुकूमत में बैठे, और इनको तशबीह दी थी एक किस्म के टिश्यू पेपर या किसी ऐसी चीज़ से जिससे कुर्सी मली जाए, हालांकि उसको वहाँ होना नहीं चाहिए था। अब अगर हम मौलाना के साथ इस एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाते हैं, और मेरी नज़र में अगर मौलाना को कोई फ़ायदा देता है, देखिए मौलाना आज क्यों कहता है कि मैं जिनके साथ अलायंस करता हूं वो मुझे धोखा देते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने हमेशा अपने साथ वालों को धोखा दिया है, हमेशा धोखा दिया। इन्होंने 2008 से पहले पीटीआई के साथ जब ये जजेस की बहाली हुई थी, वकला के उसके बाद हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम मुशर्रफ के नीचे इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे एंड हम रिजाइन करेंगे। वो एंड में जाके उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया, पीटीआई और जमात इस्लामी ने इलेक्शन नहीं लड़ा था। दैट इज हाउ इट इज। अभी उन्होंने फिर क्या किया, मौलाना को यूज किया। क्यों? उनके पास स्ट्रीट सर अगर हुमायूं साहब देखा जाए कि मौलाना अगर कहते हैं धोखा दिया है, तो फिर मौलाना ने हिस्सा भी वसूल किया है इत्तेहादी होने का हर किसी से। सर ज़रा लास्टली ये कमेंट कर दें कि चीफ जस्टिस का जो है वो अब उनका ये कहना है कि जनाब जो बानी पीटीआई का ख़त था, जो कि एक आर्मी चीफ को और एक चीफ जस्टिस को लिखा गया था, वो ख़त अब मिल चुका है, उसकी तस्दीक की। उन्होंने कहा है कि कमेटी इस मामले को देखेगी। और क्या समझते हैं, क्या मैसेज है आपके लिए कि जनाब कमेटी इस ख़त को देखेगी, इसके जवाब के बारे में देखेगी, पीटीआई की सुनवाई हो सकती है इस पर? देखिए सबसे पहले जिस कमेटी को वो रेफर कर रहे हैं, अगेन उस कमेटी के ऊपर एतराज़ात हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और मैं मतलब जितने मेरिट पे प्रेजेंट चीफ जस्टिस साहब हैं, इन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनना था, आज नहीं तो कल जी। इनको अगर चीफ जस्टिस बना दिया गया था, मैं समझता हूँ इनका कद बहुत बड़ा हो जाता अगर ये जस्टिस मंसूर अली शाह के उस पे कहने पे ये फुल कोर्ट उसी वक्त तश्कील कर लेते हैं। और 26वीं तरामीम जो कि आर्टिकल 8 के और बेसिक फंडामेंटल्स के खिलाफ है, हम एज ए पार्लियामेंट को इख्तियार है कि हम कोई भी कानून बनाएं, लेकिन हमारी बाउंड्री है, हम आर्टिकल 2 के खिलाफ नहीं जा सकते, हम बेसिक फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं जा सकते। मैं अगर फ़र्ज़ करें अगर हम कोई 500 लेट्स से 300 में से 200 डाकू बीच में आ जाएं किसी तरीके से पार्लियामेंट में, और हम आज कह दें कि जी आज के बाद डाका डालना जो है वो जायज़ है, क्या हम वो कर सकते हैं? क्या हम उसके ऊपर आर्टिकल 239 बना सकते हैं कि इसको आप किसी भी सूरत में कहीं भी नहीं चैलेंज कर सकते? देखिए ये गलत चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आपको कंपेल करेंगी कि आप ऐसे लॉज बनाएं कि जिसको आप मिस यूज़ करें। इसी वजह से आपका कहा हुआ है कि आप बाज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के पीछे उसके खिलाफ नहीं जा सकते। वो अगर चैलेंज कर जाए तो बेहतर है। जो इमरान खान का जो लेटर है उसमें जो उन्होंने कहा है, उन्होंने अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने इस मुल्क के लिए निशानदेही की है कि ये 6 चीजें हैं जो प्रॉब्लम है। उसमें सबसे पहली चीज लिखी हुई है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। पाकिस्तान का बिगेस्ट बिल्कुल सही हुमायूं साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि वो उनके जाती तौर पर नहीं है, लेकिन वो उन्होंने एक जनाब मुल्क कौम का दर्द रखते हुए उनकी बेहतरी के लिए कौमी मफाद में जनाब वो खत लिखा है। ये आपका मौक़िफ़ है। बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब आपके कीमत का।